नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ अर्चना त्यागी। एक बार फिर से आपके साथ हिंदी लेखक परिवार के मंच पर और आज प्रस्तुत कर रही हूँ मनोहर सिंह राठौड़ जी द्वारा लिखित एक कहानी। मनोहर सिंह राठौड़ जी राजस्थान के वरिष्ठ साहित्यकार हैं। इनका जन्म जिला नागौर, राजस्थान के एक गांव में हुआ। मनोहर जी अब तक कहानी, कविता, इतिहास, नाटक, व्यंग्य, संस्मरण, जीवनी, अनुवाद, संपादन आदि अनेक विधाओं में लगभग 52 पुस्तकें लिख चुके हैं। बहुत सी पुस्तकों की इन्होंने समीक्षाएं भी लिखी हैं। बहुत सी सम्मानित संस्थाओं द्वारा मनोहर सिंह राठौड़ जी को सम्मानित किया जा चुका है। राजस्थानी अकादमी बीकानेर, राजस्थान साहित्य अकादमी उदयपुर, केंद्रीय साहित्य अकादमी नई दिल्ली की विभिन्न समितियों में इनकी सदस्यता भी रही है। आकाशवाणी और दूरदर्शन से पिछले 20 वर्षों से निरंतर इनकी रचनाओं का प्रसारण होता रहा है। एक प्रशिक्षण कार्यक्रम के दौरान 15 दिनों की इंग्लैंड यात्रा भी वो कर चुके हैं। तकनीकी अधिकारी के सर्वोच्च पद से सेवानिवृत्त मनोहर सिंह राठौड़ जी अब स्वतंत्र लेखन कर रहे हैं। तो प्रस्तुत करती हूँ मनोहर सिंह राठौड़ जी की यह सुंदर कृति बूढ़ा बैल। वह उछल कूद कर रहा था। यह उसकी आदत बन चुकी है। इसमें उसे पूरा आनंद आता है। मालिक उसकी इस हरकत को अपलक निहारते हुए मन ही मन मुस्कुराया। कुछ हंसी मालिक की आंखों में तैरने लगी और हंसने लगा। हंसते हुए कि उस मुख छवि को देखकर वह दुगने जोर से उछलने लगा। इस बार की हरकत से खूंटे से बंधी उसकी रस्सी टूट गई। वह मुक्त हो गया। इस मुक्ति की खुशी में वह फों फों करता पूरे वेग से उछलता दौड़ता हुआ बाड़े के चक्कर काटने लगा। मालिक उसे बस बस मेरे बेटे पुछ पुछ करता प्यार से पुचकारता उसे पीछे पीछे जाकर पुकारने लगा। मालिक ने थोड़ी दौड़ भी लगाई। वह लाड़ में इतराता पास आने लगा। इस प्यारी पुचकार को वह करीब से जानता है। वह पास आ गया। लाड़ प्यार में उमगते हुए मालिक को अपनी देही से धक्का देकर परे धकेल दिया। पसीने से तरबतर हालत में मस्त हुआ अपनी देह को मालिक द्वारा सहलाए जाने से कोमल हाथ का आनंद लेते हुए अपने खूंटे पर लौट आया। अब मालिक उसकी ओर नजरें जमाए देखने लगा। उसे ध्यान आया कि चाट खली समय पर चराई पिलाई से यह बछड़े से बैल बन गया। वह भी मजबूत कद काठी का। कभी कभी अपनी चीज़ पर स्वयं की नज़र भी लग जाती है। यह सोचते ही वह 2-3 बार थू थू करता हुआ नज़र उतारने लगा। सारे कामकाज छोड़कर नई डोरियों का इंतज़ाम किया। पुरानी डोरियां परे फेंक दी। गले की डोरी से अच्छा बजने वाला घुंघरू लटकाया। नई लाल डोरियां बांधी गई। नए खूंटे के साथ में नई रस्सी से उसे बांधा गया। इस नई सज-धज के अनोखे श्रृंगार में अब सुसज्जित होकर वह मुस्कुराने लगा। पूंछ को ऊंची उठाकर अंगड़ाई ली कि अब मेरे बराबर कोई नहीं। उछलते कूदते और हंसी दिल लगी के इस माहौल में एक बात हमेशा कचोटती रहती। जब कभी मालिक को पास से देखता उसका मन उदास हो जाता। चढ़ती जवानी में दप दप करते चेहरा लिए मगर फटे हाल कपड़ों में मालकिन को देखते ही लज्जा से गड़ जाता। कपड़ों से झांकते अंग देखकर आंखें नीचे कर लेता। उसने अपने मन में एक संकल्प किया, इस घर की गरीबी दूर करके ही दम लूँगा। इसके बाद सचमुच
वह ऐसा करने भी लग गया। अपनी सामर्थ्य से अधिक बोझे का लदान लादे हुए गाड़ी को कंधे पर उठाए हवा में उड़ता हुआ शहर की दौड़ लगाता। दिन भर की दौड़ में थक जाने के बाद भी नहीं रुकता। चाट बांटे चारे की परवाह किए बिना दौड़ता रहता। उसने रात दिन के फर्क को नहीं समझा, बस काम काम और पैसा कमाना। किसी साल अकाल पड़ा, खुराक कम हुई, मगर मेहनत उसने कम नहीं की। अकाल में खेती बिगड़ जाने से अच्छा चारा खरीद कर कौन खिलाता है। इसमें भी वह गलती अपनी मानता कि इस भोले भाले मालिक को 99 की फेर में मैंने ही डाला। कुछ वर्ष बीते, कुछ तोड़ फोड़ के बाद नई दीवारों से घर का नक्शा एकदम बदल गया। घर में माया बढ़ती जा रही थी, ज्यों-ज्यों उसकी काया घटती जा रही थी। शरीर में काफ़ी कमज़ोरी खटकने लगी, लेकिन उसे खुशी इस बात की थी कि अब उसका संकल्प पूरा होने जा रहा है। मालकिन अच्छे खासे दूध देने वाली एक भैंस खरीद लाई। अब उसे रौनक देखकर तसल्ली होने लगी। मालकिन को दही बिलौना करते हुए मक्खन हाथ में निकालते देखने की गरज से अति उत्साहित हो हड़बड़ाकर वह कभी कभी आंगन तक आ जाता। उसके अपनत्व को समझे बिना मालकिन उसे देख मुस्कुराती और साथ ही गालियों की बौछार करती हुई हाथ में लाठी उठाकर पीछे दौड़ती। अरे मर जाने हरामी, आज फिर तूने रस्सी तुड़वा ली। इतनी क्या पेट में आग लगी है? अभी थोड़ी देर पहले नान में चारा डालकर आई हूँ, वह सारा पेट में भकोस लिया क्या? वह उसे खूंटे से और कसकर बांध जाती। रस्सी छोटी कर बांधने से उसको गर्दन हिलाना मुश्किल हो जाता। आगे पीछे ज़्यादा नहीं सरक पाता, इससे उसका मन मर जाता। शुरू शुरू के दिनों में वह इन बातों की परवाह नहीं किया करता था। फिर पता लगा कि इन्हें मुझसे क्या लेना देना। ये ठहरे माया के लोभी। समय बीतता गया और मालकिन का घर में रुआब रुतबा बढ़ता गया। वह इस घर का हितैषी बनकर अकेला होता। जब कई बार सोचता एक बार मालिक की आर्थिक तंगी पूरी तरह मिट जाए, फिर बस मौज। इस घर के बच्चे बड़े होने लगे हैं, ये काम संभाल लेंगे। घर में खुशहाली की मीठी बयार बहने लगेगी, तब अपनी सभी चैन की बंसी बजाएंगे। बस एक यही मोटी भूल वह कर बैठा कि मानवों के साथ अपने सुख दुख को साझा करने की बात एक चौपाई ने क्यों सोची। जानवरों की बात रही दरकिनार, मनुष्यों में भी गरीब अमीर का साथ कभी नहीं बैठता। अमीर तो गरीब को अपने पास फटकने नहीं देना चाहता। उनके जीवन के मकसद अलग अलग होते हैं। उनके रहन सहन खान पान में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। उस मूर्ख जानवर के दिमाग में जो बात एक बार जम गई वह कैसे भूली जा सकती थी, और वह उस बात को नहीं भुला सका। कड़ी मेहनत से घर को संवारने के चक्कर में उस बैल की कसी हुई मांसल देह घुलने लगी। देह की सारी ठसक दूर छिटक गई। अब कई बार बोझा लदी गाड़ी खींचते समय वह डगमगा जाता, सांस फूल जाती। उसी समय मालिक की सोटी के सटकारे लगते, देह पर नील जम जाती, चमड़ी उभर आती। इससे भी पीड़ादायक बात यह थी कि मालिक उसे माँ बहन की भद्दी गालियाँ देता। वह अपनी घटती ताकत जानकर सब कुछ सहे जाता। उसे गुस्सा इस बात पर आता कि मालिक खुद अब पहले जितना काम नहीं कर पाता। हड्डियाँ उभर आई हैं, लेकिन आदमी सयाना होता है। वह अपनी कमियां ढक कर अपना गुस्सा दूसरे पर निकालता है। यह बड़ा आसान काम होता है। कभी कभार जोहड़ या तालाब में पानी पीते समय उसे अपने दूसरे साथी मिल जाते। दूसरे बैल पास मुँह करके खुशी में बताते कि उन्हें खाने को
अनाज, खले की चाट मिलती है। यह सुनकर उसका मन उदास हो जाया करता। हाँ, सच में अपने को उबला पकाया अनाज, ग्वार की बाट अब नहीं मिलती है। गेहूं गुड़ की लपसी खाए एक ज़माना बीत गया। उसे यह बीती बात याद आने पर फिर रोज़ाना उसके नथुनों में अनाज की महक पसरने लगी। इस महक के चलते वह हर समय अपनी जीभ को स्वाद के चटकारे लेने को होठों पर फिराए जाता। एक दिन तालाब से पानी पीने के बाद लौट रहा था। घर के नज़दीक पहुंचा। मालिक उसके गले की रस्सी को अपने बेटे को थमाकर किसी से बतियाने लगा। आंगन में पड़ी थाली में घुघरी और शक्कर घी पड़ा था। देखते के साथ ही उसकी जीभ से लार टपकने लगी। मन का एक कोना रोकता रहा, साफ मना करता रहा, लेकिन जीभ की जीत हुई। मन हार गया। उसने आगे बढ़कर 2 बार मुंह चलाया। इतने में मालकिन आ पहुंची। वह देखते ही आंखों से अंगारे बरसाने लगी। सबसे पहले अपने बेटे और पति की लापरवाही पर गालियां देने लगी। फिर सोटी उठाकर उस बैल को पूरे जोर से ताबड़तोड़ मारने लगी। सोटी के सर्राटे और अपनी देही पर जमती लील से उसकी आंखें बंद हो गई। वह जहां खड़ा था वहीं अचकचाकर बैठ गया। दर्द से दोहरा होकर थर थर कांपने लगा। उसे ठोकर मारकर उठाया और खूंटे से बांध दिया। नांद के पास बंधे हुए उसने सारी रात कराहते हुए निकाली। कलेजे में आग धूं धूं कर जलती रही। उसे बार बार गुस्सा आ रहा था। देखो, गरीबी के दिनों में इस घर की मालकिन की फटे लहंगे से दिखती टांगों से शर्म के मारे मैंने धंधे में हाड़ गला दिए। बुढ़ापे में भी मेरे ऊपर पहले जितना बोझा लादना चाहते हैं। राक्षस जैसे निर्दयी बन गए हैं। बुढ़ापे में जवानी जैसी ताकत किसमें बचती है? ये लोग ऐसे नालायक। साले गड्ढे में गिरो। जब तक हड्डियां साथ देंगी दौड़ते रहेंगे। अब ये घर वाले सारे सुख चैन का जीवन जी रहे हैं मेरी मेहनत के बल पर। आज इस औरत ने मुझ पर इतनी बेरहमी से हाथ उठाया। औरत जात समझकर लिहाज कर गया, वरना सींग छाती में डालकर पूरे उछाल देता। इसे जरा से भी लाज नहीं आई। मेरी वर्षों की गाढ़ी कमाई से मौज करने लगी है। उसे कुछ न समझते हुए 2 मुट्ठी अनाज के दानों के लिए मेरी खाल उधेड़ दी। गुस्से में उफनते हुए उसने 2 दिनों तक नांद में मुंह तक नहीं डाला। जानकार और समझदार समझे जाने वाले लोग पास आकर उसकी देही के हाथ लगाते हुए अपने बूते के अनुसार ज्ञान की बौछार करने के साथ साथ हल्दी, तेल, गुड़, अजवाइन के काढ़े पिला गए। मालिक उस बैल के गले में बाहें डालकर सुबकने लगा। यह मेरा सुख दुख का साथी रहा। इस बैल ने मेरा खूब साथ दिया। इसके आने के बाद मेरे घर की हालत सुधर गई। औरत ने बेवकूफ़ी में बेचारे जीव को पीट पीट कर अधमरा कर दिया। वह मालिक की आंखों में आंसू नहीं देख सका। अचकचाकर खड़ा हो गया और नांद में मुंह मारने लगा। अब क्या इस औरत जात के पीछे जाना? ये तो ऐसे ही खराब स्वभाव की है। मालिक बेचारा कुछ कहता नहीं है। कैसे बुरी तरह रो रहा था। ऐसे सोचते हुए फिर से एक अंगड़ाई ली और काम में जुट गया। मालिक की छलकती आंतरिक पीड़ा को देख अपनी टीश मारती मार की पीड़ा को भूल गया। भीतरी जलन को कलेजे में छुपा ली। हर साल की तरह गाड़ी का जुआ कंधे पर रखे उसे नागौर के पशु मेले में पहुंचने से एक सुकून मिला। चलो, अपनी कद्र कम नहीं हुई। यह सोचते हुए वह मेले में एक और गाड़ी के साथ बंधा हुआ कुछ ठीक महसूस कर रहा था। 2 दिनों बाद नई बछड़ों की जोड़ी लाल रस्सी से बंधी हुई को मालिक लेकर आया। अरे यह क्या? मालिक इन्हें क्यों लेकर आया है? वह चौंका। इस पेचीदा गुत्थी को सुलझाते हुए वह खूब सोचता रहा। गाड़ी को खींचते हुए घर लौट आया। मन के स्वप्न मन में ही रह गए।
सारी स्थितियां यकायक बदल गई। हल या गाड़ी का बोझा वह बैल खींचता। वह नई उम्र की बैलों की जोड़ी कजरारी आंखों की चमक बिखेरती, खुरों से धूल उड़ाती, दड़बड़ दड़बड़ भागती रही। उन्हें भागते, मचलते, उछलते हुए देखकर खूब सराहना की बातें होती। खैर, कोई बात नहीं। हे ईश्वर, यह मेरी उम्र ढलान की ओर है, इनकी जवानी उफान पर है, ऐसा सोचते हुए वह निश्वास छोड़ता। बैलों की वह नई उभरती हुई जोड़ी उसकी पक्की दुश्मन हो गई। उसे अच्छी तरह चारा चढ़ने नहीं देते, कभी दीवार के पास दबाने लगते, आमने सामने होने पर सिर भिड़ाकर आंखों के डोरे लाल कर लेते। एक दिन उसे भी गुस्सा आ गया। आखिर कोई कब तक सहन करे। वह भी उन नए बैलों के सामने हो गया। चुपचाप सहन करते जाने से काम चलने वाला नहीं। इस बात पर भले प्रकार विचार करते हुए एक निर्णय लिया। क्रोध में आंखें अंगारे उगलने लगी। उसने पीछे सरक कर सिर से टक्कर मारनी चाहिए। वे नए बैल झट से दूर हट गए। उसका सिर पूरे जोर से दीवार से टकराया। एक सींग टूटकर एक और लटक गया। खून की धार बह चली। गुस्से में उफनते हुए उछलकर उस नई जोड़ी के टक्कर मारने की सोची। 2 कदम आगे भी बढ़ाए, फिर मन पसीज गया। अरे, मैं क्या कर रहा हूँ? ये अभी छोटे हैं, गहरी बात नहीं सोच सकते। मेरी स्थिति में आएंगे तब पता चलेगा। छोड़ो, इन्हें क्या मारना। वे दोनों बछड़े पूरे गुस्से में भरे हुए थे। उसके यूं ढीला पड़ते ही पूरी ताकत से उसके एक टक्कर नए बैल ने मारी। उसके सींग टूटने से पहले भयंकर दर्द की पीड़ा थी ही। अचानक से हुए इस हमले के समय अवसर चूक गया। उसका पैर मुड़ गया और धड़ाम से नीचे गिर पड़ा। उठ नहीं सका। उठने की असफल कोशिश में टांगे फटकारने लगा। सामने से भागकर आते मालिक ने गालियां देनी शुरू कर दी। अरे मर जा कमीने, कामचोर, इस नालायक बूढ़े बैल को अब अलग खूंटे से बांधना पड़ेगा। यह नई जोड़ी का ढीला कर देगा। वह यह नहीं समझ सका कि गलती तो नई बैलों की जोड़ी की थी। उन्होंने ही उसे चोट पहुंचाई और गालियां भी उसे ही सुननी पड़ रही हैं। उसने इस घर के लिए काम करते करते शरीर गला दिया और आज उसे कामचोर तक कह डाला। वह स्तब्ध रह गया। यह कैसा न्याय? कई सवालों के जवाब स्वार्थ की अलगनी पर लटके हुए होते हैं, जिनसे केवल समझौता करना ही पड़ता है। इस बूढ़े बैल ने भी हालात से समझौता करना सीख लिया। वह हरे घास से भरी रहने वाली नांद छूट गई। वह ठौर ठिकाना छूट गया। बाड़े के एक ओर गोबर के ढेर के पास खूंटा गाड़ कर उसे बांधा जाने लगा। कमज़ोर और बूढ़े पशु को कौन दवाई दिलवाना चाहेगा? वे लोग घरेलू नुस्खे, हल्दी घी का फाहा उसके घाव पर बांधने लगे। घाव कुछ भर गया, लेकिन पैर लंगड़ा कर चलने लगा। उसे इस बात का ताज्जुब था कि पहले मामूली तकलीफ होने से दवाइयाँ बताने वाले ढेरों लोग बुलाए जाते थे, अब कोई झांकने तक नहीं आया। दर्द चलते समय बढ़ जाता। टीश मारते दर्द से सारा शरीर हिल जाता। इस लंगड़ाती चाल को देखकर मालिक नाक सिकोड़कर बुरा सा मुंह बनाने लगता। माथे पर सलवटें लेकर टेढ़ी आंखों से देखता। सारे घर का काम चलाने वाले बैल में अपशकुन के संकेत सभी को नजर आने लगे। नई जोशीली बैलों की जोड़ी को भरपूर चारा डाला जाता। उनकी नांद में बची हुई जूठन उस नाकारा बैल के आगे लाकर डाल दी जाती। यह व्यवहार देख उसे घुटन होती। उसने तैश में आकर कुछ दिनों चारा नहीं चबाया। बाहर घूम फिर कर मुँह मारकर आने जैसी हिम्मत नहीं बची थी। मजबूरी का बसेरा था। पेट पापे के लिए अनचाहा काम भी मजबूरी में करना पड़ता है। जूठन खाने वाले इन दिनों में कभी खूंटे से रस्सी
सरक जाती तब वह थोड़ी खुशी समेटे घर से बाहर कदम बढ़ा देता। 2-3 दिनों तक गांव के बाहर घूरे पर पड़ा रहता। उसकी सुधि लेने कोई नहीं आता। उसे अपनी हालत पर तरस आती। उसे एक बात इन दिनों बार बार याद आती। पिछले साल सरपंच की बूढ़ी माँ चारपाई में पड़े पड़े हाय हाय करती तड़पती रहती। सारा गांव सुनता लेकिन कोई कुछ न कर सका। उस बेचारे को पूछने तक कोई नहीं जाता था, जबकि सरपंच गांव में धनवानों की गिनती में गिना जाता है। मिनख जात अपने माँ बाप की कदर छोड़ बैठे, फिर मुझ जैसे बैल की क्या बिसात। इस विचार से उसे सुकून जरूर मिलता। गांव के बाहर घूरे की राख में लिपटा, धूप में पड़ा धुनी रमाए साधु की तरह दिखाई देता। यहाँ की बदबू से उसका जी घबराता। इस घिनौनी स्थिति में भूख प्यास से बेहाल, कभी कभी संसार त्यागने को उसका मन करता। भैया तंगी में कौन संगी, यूं मन महसूस कर निश्वास छोड़ता। जिंदगी व्यर्थ लगने लगी। वह क्यों जीवित है, इस विचार से परेशान रहता। इन पीड़ादायक दिनों में मन के एक कोने में एक जीवंतता की बात उसका साथ दिए जा रही थी कि आत्महत्या करना कलंक का मार्ग है। स्वतः मौत आकर अपनी गोद में सुला दे, इसकी उसे बेसब्री से प्रतीक्षा बनी हुई थी, एक अंतहीन प्रतीक्षा। वह बाड़े में था और उसे घर से निकालने की कानाफूसी हुई। अब यह कामधाम का रहा नहीं। खाली पड़े पड़े को चारा क्यों डाला जाए। इस पर फटाफट सभी एकमत हो गए। यह राय खूब पसंद आई कि इससे बचत होगी। जब घर वालों को बात पूरी तरह जम गई तब पड़ोसियों को क्या ऐतराज़ हो सकता था। पहली सांझ तय हुआ और दूसरे दिन सूरज उगने से पहले घर की मालकिन उसकी मांस छिली हड्डियों पर सोटे के सटकारे उड़ाए जा रही थी। वह बेचारा टूटे सींग के घाव को लिए लंगड़ाता लंगड़ाता कमज़ोर काया को घसीटता चल दिया। कोई उसकी ओर झांकने वाला नहीं था। जिस घर को खून पसीने से सींच सींच कर बनाया था, उस घर की देहरी को आखिरी बार अपनी आंखों से निहारने की एक आस मन में जाग उठी। वह इस पवित्र भाव से वापस पलटकर देखने लगा। अचानक यह क्या हुआ। मालकिन इस हरकत पर सोटी से ताबड़तोड़ उसे मारने लगी। देखा, नमक हराम वापस मुड़कर घर में आना चाहता है। परे मर, छोड़ हमारा पीछा, अब भी हमारे पिरान पिए जा रहा है। अपनी नियति जानकर वह मार खाता लंगड़ाता आखिर गांव से बाहर चला आया। वहाँ चारों ओर हड्डियां बिखरी पड़ी थी। कई जानवरों के शरीर के अस्थि पंजर कुत्तों गिद्धों द्वारा अध खाए इधर उधर मिट्टी में बिखरे पड़े थे। वह फटी फटी नज़रों से इस नज़ारे को देखने लगा। इन अस्थि पंजरों ने कभी खींची होंगी चमचमाती गाड़ियाँ, उन गाड़ियों में बैठी होंगी नई नवेली लाड़ियाँ। इनके मालिकों ने दूसरों की बुरी नज़रों से बचाने को इन्हें दौड़ते हुए देखकर थू थू करते हुए नज़र उतारी होगी और अपने हाथों से सहलाकर बड़ी मनुहार के साथ में खिलाई होगी चाट बाट। इन कर्महीनों के कभी रहे होंगे ठाठ। इन्होंने दौड़ दौड़ कर हल खींचे होंगे जिनसे लहलहाती फसलें उगी होंगी। खूब अनाज हुआ होगा, अनाज से भरे होंगे कुठले। अब वे लोग नई नई बैलों की जोड़ियां खरीद कर आराम से ठंडी छाया में सो रहे होंगे। गाय भैंसों के दूध दही को खाते पीते उन्हें इन बिखरे हुए अस्थि पंजरों की धुंधली सी याद भी नहीं होगी। राख गोबर कचरा मल के उस खूरे की बदबू से उसका सिर फटा जा रहा था। आंखों से आंसुओं की बूंदें झड़ने लगी। आसपास में उसके जैसी खस्ता हालत के 2-3 ढोर डंगर उठने में असमर्थ होने से
वहाँ पड़े पड़े अपनी धंसी आँखों के कोटरों से झांकते हुए चारे के एक आध पत्ते के लिए राख में मुंह मारकर असफल प्रयास में जुटे थे। सांस के जोर से राख खाक का गुबार उड़कर उनकी आँखों मुख को ढके जा रहा था। सफ़ेद सफ़ेद हो रहे पूरे चेहरे के बीच डबडबाई लाल आँखें। इस घूरे के पास से सर्पाकार एक मार्ग गांव में घुसता है। इधर से आने जाने वाले लोग घृणा से इनकी ओर देखते, थू थू करते थूकते, नाक ढके जल्दी से सरक जाते हैं। 15-20 दिनों पहले घर में बांधे जाने वाले पशु को अनदेखा करते हुए कैसे बेरहमी से निकल जाते हैं। यह कला केवल आदमी को आती है। एक दिन वहाँ पड़े उस बैल को अपनी मालकिन के गोटा किनारे जड़े चमकते कपड़े दिखाई दिए। उसने आंखें बंद करके पुराने दिनों को याद किया। घर की टूटी फूटी दीवारें, मालकिन के फटे कपड़ों से नंगी देह के झांकते अंग प्रत्यंग, गरीबी में आकंठ डूबा घर, उसका संकल्प और संकल्प द्वारा धीरे धीरे ऊपर उठता घर। एक एक कर सारे दृश्य उसे याद आने लगे। इतने में एक गिद्ध ने उसकी बंद आंखें देखी और अवसर का लाभ उठाते हुए खचक करते अपनी चोंच से उसकी चमड़ी चीर डाली। चमड़ी से मांस बाहर आ गया। वह अचानक के इस हमले व पीड़ा से दोहरा हो गया। कि मरियल सी आवाज़ के साथ गर्दन उछाल कर उठने की चेष्टा की, तड़प कर गिर पड़ा। कमज़ोरी के कारण उठ नहीं सका। उसकी आंखें चौकन्नी होकर बचने का उपाय सोचने लगी। दूर से उसका मालिक नए बैलों की गाड़ी में बैठा फर्राट से निकलता दिखाई दिया। वह अपनी पीड़ा भूल गया। उधर एकटक ताकने लगा। ऊपर आकाश में मिट्टी की खेह उड़ रही थी। पास ही नीम, जाल, बड़ की डालों पर बैठे गिद्ध कौवे अपनी गर्दनें उठाए खेह को देख रहे थे। वह बैल कभी आकाश की खेह को देख रहा था, कभी उन गिद्धों की आंखों में से निकलकर अपनी ओर ठक ठक करती आती हुई मौत की पदचाप को सुनते हुए सिहर रहा था। फटी फटी आंखों से धूल के गुबार में ओंझल होती मालिक की गाड़ी को बिट बिट ताकते हुए मिनखजात की ओर थूक करके उसने थूक दिया। यह थी मनोहर सिंह राठौड़ जी द्वारा लिखित कहानी बूढ़ा बैल। मैं आशा करती हूँ मेरी आवाज़ में यह कहानी आपको अवश्य पसंद आएगी। कहानी को लाइक करें, कमेंट करें और अन्य साहित्य प्रेमियों के साथ साझा भी अवश्य करें। ऐसी ही और कहानियाँ सुनते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं अर्चना त्यागी अब आपसे विदा लेती हूँ। फिर मिलते हैं ऐसी ही सुंदर कहानी के साथ बेहतरीन कहानियों के सफ़र में। धन्यवाद। अगर आपको रचना पसंद आती है तो लाइक और कमेंट्स ज़रूर करें और शेयर कीजिए।